हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। कहानी का नाम बिकॉज ऑफ यू। आप सुन चुके 30 चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 31। वाई आर यू सो क्यूट सिली गर्ल। अब आगे ये देखकर नमन और रोहित दंग रह गए, तो वही दानिश के चेहरे पर एक गहरी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अंतरा के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। नमन और रोहित से जिस तरह बन पड़ रहा था, उन दोनों ने इस तरह से अंतरा को रेडी किया था। हालांकि उन दोनों से अंतरा के लंबे बालों की छोटी नहीं बन पाई थी, जिस वजह से उन दोनों ने पोनीटेल को मुश्किल से बनाया था। पर कुछ बाल उसके चेहरे पर भी बिखरे हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा इस वक्त क्यूट नजर आ रही थी। दानिश उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोला, मैं इसके लिए दूसरी मेड हायर कर रहा हूं, जो इसे रोज रेडी करेगी स्कूल जाने के लिए। गॉट इट। ये सुनते ही नमन ने तुरंत कहा, नहीं नहीं दानिश सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे अकेले ही रेडी करके स्कूल भेज दूंगा। आप परेशान मत होइए। ये सुनकर दानिश अपनी भौहें आपस में चढ़ाते हुए बोला, मैंने आपसे पूछा नहीं है, बल्कि आपसे बताया है कि अब से इसे नैनी रेडी करेगी। पहलो मेड को तो इसने मारकर भगा दिया, लेकिन अगर दूसरी मेड के साथ तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही अंतरा ने बहुत ही मासूमियत के साथ कहा, पल मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी हूं ना, मैं तो कभी गलत काम नहीं करती। मैं बहुत ही प्यारी हूँ। अब आप प्लीज मुझे जल्दी से स्कूल जाने दीजिए। ये सुनकर दानिश बोला, आई नो तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो। बाय द वे, आज फर्स्ट डे स्कूल में मैं खुद तुम्हें ड्रॉप करने जाऊंगा। और दूसरे ही पल वो दानिश के गार्डन से लिपट गई। वो जिद करते हुए बोली, तो फिर जल्दी चलिए ना, मुझे मेरे दोस्त से मिलना है। प्लीज जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। ये कहते हुए वो वही जिद करने लगी। लेकिन नमन और रोहित को ये बात कुछ समझ नहीं आई। नमन ने धीरे से कहा, लेकिन बॉस आज तो आपको विशाल सर से मिलने के लिए जाना था ना। ध्रुव सर भी कॉटेज में आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर अंतरा को स्कूल ड्रॉप करने जाना चाहिए। आप मेरे साथ विशाल सर से मिलने चलिए। रोहित इसे स्कूल ड्रॉप कर देगा। लेकिन दानिश ने अंतरा को अपने गोद में उठा लिया और वो उसे लेकर बाहर जाते हुए बोला, मैं मीटिंग बाद में अटेंड कर लूंगा, लेकिन पहले मैं इसे लेकर स्कूल जाऊंगा। अगर डैड का कॉल आए तो उनसे कह दीजिए कि मैं एक इंपॉर्टेंट काम में बिजी था, इसलिए नहीं आ पाया। ये सुनकर नमन और रोहित अभी कुछ रिएक्ट कर पाते हैं उससे पहले ही दानिश अंतरा को लेकर वहां से निकल गया। रोहित और नमन ये सब कुछ बस देखते रह गए। इधर दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस में इस वक्त दृश्य के खिलखिलाने की आवाज पूरे हॉल एरिया में गूंज रही थी। रोली, सुरेखा और विवेक तीनों ही उसे देखकर आज हैरान थे। दृश्य आज पहले से ही स्कूल के लिए रेडी हो चुका था और उसने अपना बैग आज खुद से अपने कंधे पर भी लटका लिया था और इस वक्त वो एक्साइटमेंट के साथ दूध भी पी रहा था। ये सब कुछ करते हुए उसे आधा घंटा निकल जाता था, लेकिन आज वो बहुत ही कम वक्त में पूरी तरह स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका था, जिसे देखकर सुरेखा, विवेक और रोली तीनों ही हैरान थी। रोली ने सुरेखा और विवेक जी से पूछा, सच सच बताइए, आप दोनों ने सुबह सुबह इसे चॉकलेट दी है ना? ये सुनते ही विवेक जी ने तुरंत अपना सिरना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं बहू, हमने ऐसा कुछ भी नहीं दिया इसे, हमारा यकीन मानो। ये सुनकर अब रोली ने सुरेखा जी की तरफ देखते हुए कहा, और मॉम आपने, कहीं आपने तो इसे किसी चीज के लिए प्रॉमिस तो नहीं कर दिया? कहीं एम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए प्रॉमिस किया हो, जिस वजह से ये आज सुबह इतना ज्यादा खुश है और स्कूल बिना किसी नखरे के जा रहा है? और दूध भी जल्दी जल्दी पी लिया इसने। ये सुनकर सुरेखा जी ने भी तुरंत अपना सिरना में हिला दिया और बोली, नहीं बेटा, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया इससे। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम खुद इसी से पूछ लो। ये सुनकर रोली ने अब अपना सिर हिलाया और वो दृश्य को घूरते हुए बोली, दृश्य सच सच बताओ, आज तुम स्कूल जाने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हो? जबकि तुम हर रोज स्कूल जाने के लिए बहुत नखरे करते हो, मुझे कितना ज्यादा तुम्हें पुश करना पड़ता है स्कूल भेजने के लिए। ये सुनते ही दृश्य की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी के साथ कहा, मुझे स्कूल जाना आज से बहुत पसंद है और अब से मैं डेली स्कूल जाऊंगा और डोंट वरी, अब से दृश्य आप सबको परेशान नहीं करेगा। ये कहते हुए वो टिमटिमाती आंखों से सभी को देखने लगा। वही उसकी ये बात सुनकर रोली अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए बोली, आखिर आपको हुआ क्या है? कहीं आपने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना? कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब? ये कहकर वो उसके माथे को छूने लगी। दृश्य ने मुंह बनाकर कहा, मम्मा मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं और अब जल्दी चलिए, मुझे स्कूल ड्रॉप कर दीजिए। अगर मैं लेट हुआ तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। ये सुनकर अब सुरेखा जी ने कहा, बहू अगर वो खुश है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जाओ जाकर उसे स्कूल ड्रॉप कर दो, तुम्हें पता है वो तुम्हारे बिना स्कूल नहीं जाता, इसलिए जल्दी जाओ। ये सुनकर रोली ने फिर अपना सिर हिला दिया।
दृश्य ने आज तक रिकॉर्ड बनाया था। वो हर रोज सिर्फ रोली के साथ ही स्कूल जाता था और रोली ही उसे वापस लेने के लिए आती थी। रोली ने फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया और नौकरों के साथ वो बाहर निकल गई थी। रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। इस वक्त उस स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे थे। नया एडमिशन सभी का हुआ था, जिस वजह से वहां काफी ज्यादा चहल पहल और भीड़ थी। और फिर तभी वहां पर एक मर्सिडीज बेंज आकर रुकी। मर्सिडीज बेंज रुकते ही सभी उसे ही देखने लगे। इस वक्त सभी की आंखें बड़ी थी क्योंकि वो मर्सिडीज बेंज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और न्यू एडिशन की दिख रही थी। और फिर तभी गार्ड बाहर निकले और उन्होंने कार का दरवाजा खोला। अंदर इस वक्त अंतरा मुंह फुलाकर दानिश की गोद में बैठी हुई थी और वो दानिश को ही गुस्से से घूरे जा रही थी। वही दानिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। वो उसकी छोटी सी नाक को खींचते हुए बोला, माय एंग्री बर्ड, क्या अब तुम स्कूल जाना पसंद करोगी या फिर मैं तुम्हें वापस घर लेकर जाऊं? ये सुनते ही अंतरा ने तुरंत अपना सरना में हिला दिया और वो गुस्से से बोली, नेक्स्ट टाइम से मैं अपने दोनों डैडी के साथ स्कूल आऊंगी। नेक्स्ट टाइम से आप मुझे बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना क्योंकि आपने साले लास्ते मुझे सीट पर बैठने ही नहीं दिया। आप मुझे अपनी गोद में लेकर बैठे रहे जिससे मैं बोर हो गई। अब मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो गुस्से से कार से नीचे उतर गई और दौड़ते हुए अंदर जाने लगी। वहीं दानिश ने उसकी ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वो अंतरा को जाते देख बोला, वाई आर यू सो क्यूट माई सिली गर्ल। फिर तभी फ्रंट सीट पर बैठे असिस्टेंट ने कहा, सर विशाल सर का बहुत बार कॉल आ चुका है। वो शायद गुस्से में भी लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत बार पूछ लिया है कि आप कहाँ हैं। मैं अभी तक उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाया हूं। अगर अब आप फ्री है तो क्या हम विशाल सर के पास चले? ये सुनकर दानिश के अब एक्सप्रेशंस बदल गए। वो कुछ सेकंड तक खामोश रहा और फिर बोला, ऑल राइट चलो। ये सुनते ही असिस्टेंट ने तुरंत अपना सिर हिलाया और उसने दूसरे ही पल कार को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। इधर अंतरा अंदर जब पहुंची तो वहां ऑलरेडी टीचर खड़े थे जो सभी न्यू स्टूडेंट को उनकी क्लास में लेकर जा रहे थे। अंतरा जब टीचर के सामने आई तो उसने डायरेक्ट टीचर से पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है? उसके इस सवाल को सुनकर वहां मौजूद सभी बच्चे उसे अजीब नजरों से घूरने लगे। वही टीचर भी अंतरा को घूरते हुए बोला, ये आप क्या कह रही हो बेटा? आप किस दोस्त के बारे में पूछ रही हो? और अभी तो आपका नया एडमिशन हुआ है इसलिए आपको एक लाइन में खड़े होना चाहिए क्योंकि मैं सभी बच्चों को उनके नाम और रोल नंबर के हिसाब से क्लास में लेकर जा रहा हूं। ये सुनते ही अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, नहीं पहले ये बताइए कि मेरा दोस्त कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, मैं उसके लिए तो स्कूल आई हूँ। ये सुनकर अब टीचर को कुछ समझ नहीं आया। हालांकि अंतरा इस वक्त वो छोटा सा बैग टांगे और मुंह फुलाए काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी जिस वजह से वो उसे डांट नहीं पाया और बस मुस्कुरा कर बोला, बेटा आपके दोस्त का नाम क्या है? आप मुझे उनका नाम बताओ जिससे मैं उन्हें आपके लिए ढूंढ सकूं। ये सुनते ही अंतरा तुरंत अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज में बोली, उसका नाम। लेकिन अचानक से ये कहते कहते वो रुक गई और फिर से बोली, उसका नाम है। लेकिन ये कहते हुए वो फिर से रुक गई, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपना सर खुजाते हुए कहा, मेरे दोस्त का नाम क्या है? क्या मैं फिर से उसका नाम भूल गई? ये सुनकर अब सभी बच्चे उस पर जोर जोर से हंसने लगे। वही टीचर को भी उसकी मासूमियत पर हंसी आ गई। लेकिन सबको इस तरह खुद पर हंसते देख अंतरा गुस्से से बोली, मुझ पर हंसना बंद करो, वरना हर एक को मैं पंच कर दूंगी। ये कहकर उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी को बंद किया और सभी की तरफ दिखाकर उन्हें डराने लगी। स्टूडेंट जितने भी उसके क्लास के थे वो सभी ये देखकर डर गए और उन्होंने अब हंसना बंद कर दिया। वही टीचर ने ये देखा तो अंतरा को पकड़ते हुए बोले, बेटा ये आप क्या कर रही हो? आज आपका फर्स्ट डे है, आपको सबसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है और अगर आपको आपके दोस्त का नाम नहीं पता तो कोई बात नहीं। अभी कुछ स्टूडेंट्स और आएंगे उसके बाद ही हम उन्हें क्लास में लेकर जाएंगे। आप इंतजार करो, क्या पता आपका दोस्त यहाँ पर आ जाए। ये सुनते ही अंतरा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, आपने ठीक कहा, मैं यहीं पर अपने दोस्त का इंतजार करूंगी और फिर उससे नाम पूछकर मैं आपको उसका नाम बता दूंगी। टीचर उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा दिया और तभी कुछ देर बिता था कि वहां पर एक और मर्सिडीज रुकी। मर्सिडीज रुकते ही फिर सब उसी तरफ देखने लगे। लेकिन इधर अंतरा कुछ स्टूडेंट को घेर कर खड़ी थी और उन्हें अपने दबंग स्टाइल से डराने की कोशिश कर रही थी। वही वो सारे छोटे छोटे बच्चे उससे डर भी रहे थे। तभी टीचर ने जब उस मर्सिडीज कार को देखा तो वो तुरंत उस तरफ बढ़ गए। उस कार से दृश्य अपना बैग लेकर बाहर निकला जिसके साथ रोली भी बाहर निकली। रोली को देखकर टीचर ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। इसके जवाब में रोली ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप मुझे इस तरह ग्रीट मत किया कीजिए। आप मेरे दृश्य के क्लास टीचर हैं तो मुझे आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और मुझे आपको ग्रीट करना चाहिए ना कि आपको। ये सुनकर टीचर ने मुस्कुरा कर कहा, आपको तो पता है कि ओबरॉय खानदान के इस स्कूल पर कितने ज्यादा एहसान है, इसलिए अगर हमने आपको ग्रीट नहीं किया तो यहाँ टीचर होने का हमारा कोई मतलब नहीं है।
तभी ये सुनकर रोली मुस्कुरा दी और फिर टीचर ने दृश्य को देखा जो इस वक्त काफी पैशनेट तरीके से चारों तरफ ही देख रहा था। टीचर ने उसे देखते हुए कहा, दृश्य बेटा गुड लक, आज आपका फर्स्ट डे स्कूल में अच्छा जाए। ये सुनकर दृश्य ने डायरेक्ट कहा, मुझे जल्दी से क्लास में लेकर चलिए। ये कहकर वो अब बिना टीचर का इंतजार किए खुद ही दौड़ते हुए अंदर जाने लगा। वही रोली उसकी इतनी जल्दबाजी देखकर कुछ समझ नहीं पाई। वही टीचर भी मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आज दृश्य को स्कूल बहुत पसंद आ गया है, इसलिए वो इस तरह जल्दी जल्दी जा रहा है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। आपसे फिर कभी मिलता हूँ। इसके जवाब में रोली ने अपना सिर हिलाया और बोली, आप मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा, आप जानते हैं कि वो बहुत सेंसिटिव है। बहुत जल्दी वो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता है, इसलिए प्लीज। इसके जवाब में टीचर ने कहा, आप बस हुक्म कीजिए, आपको प्लीज कहने की जरूरत नहीं है। हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर रोली मुस्कुरा दी और फिर वो वहां से निकल गई। इधर दृश्य दौड़ते हुए सीधे अंदर की तरफ आ रहा था, लेकिन उसके कंधे पर बड़ा सा बैग था और वो खुद अभी बहुत छोटा था। दौड़ते दौड़ते वो अचानक से लड़खड़ा गया और वो जैसे ही मुंह के बल अभी जमीन पर गिरता उससे पहले ही किसी ने पीछे से उसके बैग को पकड़ लिया, जिससे दृश्य गिरते गिरते रुक गया और वही बाकी सब भी उसे ही देखने लगे। तभी दृश्य बिना पीछे मुड़े ही बोला, थैंक यू। ये कहकर वो फिर से जाने लगा तो वापस से किसी ने उसके बैग को पीछे से पकड़ लिया। ये देखकर दृश्य ने वापस अपना बैग छुड़ाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा बैग, मुझे क्लास में जाना है, मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहकर वो जैसे ही जाने को हुआ तभी उसके कान में अंतरा की खिलखिलाने की आवाज गई और अंतरा ने कहा, अरे बुद्धू तुम पीछे तो मुड़ो, मैं तो यहीं पर खड़ी हूँ। ये बात सुनते ही दृश्य एक पल के लिए हैरान हो गया और वो जैसे ही पीछे मुड़ा सामने अंतरा खिलखिलाते हुए खड़ी थी। अंतरा को देखकर दृश्य के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो आगे बढ़ा और उसने अंतरा को हक कर लिया और खुशी के साथ बोला, मैं आ गया तुमसे मिलने। मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई करूंगा और हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। अंतरा भी दृश्य को जोर से हक करते हुए बोली, हाँ हम दोनों बहुत मस्ती करेंगी और बहुत शैतानियां करेंगे, यहाँ पहले ही मैंने कुछ स्टूडेंट को डरा दिया है और वो मुझसे अब डरते हैं। अब जब तुम मेरे साथ रहोगे तो हम सभी स्टूडेंट को डराएंगे। ये सुनते ही अचानक से दृश्य जो उसके साथ उछल रहा था वो एकदम से रुक गया और अंतरा को अजीब नजरों से घूरने लगा। क्या अब से जेल ने? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 32। अंतरा की गुंडागर्दी, अंतरा के लिए दानिश का जुनून। अब आगे। ये कहकर वो जैसे ही जाने को हुआ तभी उसके कान में अंतरा की खिलखिलाने की आवाज गई और अंतरा ने कहा, अरे बुद्धू तुम पीछे तो मुड़ो, मैं तो यहीं पर खड़ी हूँ। ये बात सुनते ही दृश्य एक पल के लिए हैरान हो गया और वो जैसे ही पीछे मुड़ा सामने अंतरा खिलखिलाते हुए खड़ी थी। अंतरा को देखकर दृश्य के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो आगे बढ़ा और उसने अंतरा को हक कर लिया और खुशी के साथ बोला, मैं आ गया तुमसे मिलने। मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई करूंगा और हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। अंतरा भी दृश्य को जोर से हक करते हुए बोली, हाँ हम दोनों बहुत मस्ती करेंगी और बहुत शैतानियां करेंगे, यहाँ पहले ही मैंने कुछ स्टूडेंट को डरा दिया है और वो मुझसे अब डरते हैं। अब जब तुम मेरे साथ रहोगे तो हम सभी स्टूडेंट को डराएंगे। ये सुनते ही अचानक से दृश्य जो उसके साथ उछल रहा था वो एकदम से रुक गया और अंतरा को अजीब नजरों से घूरने लगा। अंतरा की बात सुनकर अब दृश्य उसे घूरकर देखने लगा। वही बाकी सब स्टूडेंट अभी भी अंतरा के ऊपर हंस रहे थे। तभी अंतरा ने गुस्से से सभी की तरफ देखकर कहा, मुझ पर अब कोई नहीं हंसेगा, वरना एक एक को मैं पंच कर लूंगी। तभी टीचर वहां पर जल्दबाजी के साथ आए और बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो मैं सबको तुम्हारी क्लास दिखाता हूँ। ये कहकर उन्होंने स्पेशली दृश्य का हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर लेकर जाने लगे। अंतरा ने जब ये देखा तो वो भी आगे गई और टीचर के हाथ को पकड़ने लगी। लेकिन टीचर ने उसके हाथ को नहीं पकड़ा और गुस्से से बोले, दूर रहो और चुपचाप सभी बच्चों के साथ पीछे चलो। ये सुनकर मासूम सी अंतरा को अभी भी कुछ समझ नहीं आया और उसने कंफ्यूजन में कहा, पल क्यों? आपने तो मेरे दोस्त का हाथ पकड़ रखा है, मेरा भी हाथ पकड़ लीजिए। ये कहकर वो वापस से टीचर के हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फिर से टीचर ने उसके हाथ को झटक दिया और गुस्से से बोले, वो एक स्पेशल बच्चा है और उसकी स्पेशल केयर करने के लिए बोला गया है, इसलिए हम उसकी स्पेशल केयर करेंगे। तुम सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, इसलिए तुम सभी बच्चों के साथ चलो, जैसे वो सब आ रहे हैं। ये कहकर वो आगे जाने लगे। वही अंतरा ने ये सुनकर पीछे की तरफ देखा जहां सभी बच्चे चुपचाप अपना सर झुकाकर चल रहे थे। ये देखकर अंतरा का मुंह फूल गया और वो वहीं मुंह फुलाकर खड़ी हो गई, लेकिन दृश्य जो सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था उसने दूसरे पल टीचर के हाथ को गुस्से से छोड़ दिया। ये देखकर टीचर की भौहें चढ़ गई। उसने ना समझी में कहा, क्या हुआ बेटा, हमसे कोई गलती हो गई? तभी दृश्य ने गुस्से के साथ कहा, अगर आप मेरी दोस्त का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो मैं अपना भी हाथ नहीं दूंगा आपको।
ये कहकर वो सीधे अंतरा की तरफ दौड़ा और अंतरा के पास आकर उसने अंतरा के हाथ को पकड़कर कहा, चलो अंतरा, हम दोनों क्लास में जाएंगे। जैसे ही उसने दृश्य को अपने पास देखा, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया और वो दोनों हंसते हुए एक साथ खुद क्लास की तरफ बढ़ गए। वही टीचर ये सब कुछ बस खामोशी के साथ देख रहे थे। कुछ देर में वो सभी क्लास में आए। क्लास में आते ही अंतरा ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और उसकी नजर सबसे लास्ट बेंच पर गई। लास्ट बेंच को देखकर वो सीधे उस तरफ जाने लगी तो पीछे से उसके बैग को पकड़कर खींचते हुए दृश्य ने कहा, तुम वहां कहां जा रही हो? मेरे साथ फर्स्ट बेंच पर चलो। फर्स्ट बेंच का नाम सुनकर अंतरा जबरदस्ती अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर बोली, वो फर्स्ट बेंच पर बैठने से मुझे नींद आ जाता है। ये सुनते ही दृश्य की आंखें बड़ी हो गई और वो अंतरा को घूरते हुए बोला, व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? इसके जवाब में अंतरा ने अपना सिर हिला दिया और बोली, हाँ, फर्स्ट बेंच पर मैं इसलिए नहीं बैठती क्योंकि मुझे नींद आ जाता है, इसलिए तुम मेरे साथ लास्ट बेंच पर चलो। वहां हम मस्ती भी करेंगे और टीचर हमें देख भी नहीं पाएंगे। दृश्य ने जब ये सुना तो उसे समझ आ गया। वो अंतरा के सिर पर हल्के से मारते हुए बोला, तुम कितनी ज्यादा इडियट हो। तुम पढ़ाई से इतना क्यों डरती हो? मेरे साथ फर्स्ट बेंच पर बैठो, टीचर तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और फर्स्ट बेंच पर बैठने से हमें अच्छे से सब कुछ समझ आएगी और टीचर हम पर ध्यान भी देंगे। ये कहकर वो उसे जबरदस्ती सीधे फर्स्ट बेंच पर लेकर आ गया। अंतरा का मुंह फूल चुका था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था फर्स्ट बेंच पर बैठने से। वो जब पहले दूसरे स्कूल में जाती थी तब भी वो हमेशा लास्ट बेंच पर ही बैठती थी, लेकिन अब जिस तरह दृश्य उसे लेकर फर्स्ट बेंच पर बैठ चुका था वो बस मुंह फुलाकर उसे ही घूर रही थी। तभी दृश्य ने उसके बैग को बेंच पर रख दिया और खुद ही उसकी बुक्स निकालते हुए बोला, अब कब तक तुम इस तरह गुस्सा रहोगी? चलो ना, हम पढ़ाई करते हैं। ये सुनकर अंतरा ने चिढ़कर अपने बैग को उससे छीन लिया और बोली, तुम मेरी हेल्प मत करो, मैं खुद से अपनी बुक्स निकालूंगी। ये सुनकर दृश्य उसे देखकर हल्के से हंस दिया और बोला, तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करती हो। ये सुनकर अंतरा उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगी तो दृश्य ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी सॉरी, तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। ये कहकर वो अपने बैग से बुक निकालने लगा और अंतरा भी फिर अपनी बुक निकालने लगी। कुछ देर में वहां पर टीचर आए। टीचर के आने के बाद उनकी क्लास शुरू हो गई। इधर एक छोटे से घर में ध्रुवी स्कूल के लिए रेडी हो चुकी थी। वो अपना बैग लेकर जब बाहर निकली तो वो गेट पर अपने मॉम डैड को खड़े देखकर कुछ समझ नहीं पाई और ना समझी में बोली, मॉम डैड, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं स्कूल जा रही हूँ। क्या आप दोनों ने मेरी साइकिल बनवा दी? मैंने आपको बताया था ना कि कल मेरी साइकिल टूट गई थी। मेरी प्यारी साइकिल, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। ये कहकर वो जैसे ही उनके पास आई, उनके सामने खड़ी ब्रांड न्यू चमकदार साइकिल को देखकर वो शॉक्ड हो गई और दूसरे ही पल वो शॉक्ड होकर बोली, OMG, ये न्यू साइकिल किसकी है? वही उसके मॉम डैड भी अब हैरानी से उसे देखने लगे। इधर दूसरी तरफ कॉटेज के बाहर कार रुकी। असिस्टेंट कार से बाहर निकला, उसने कार का बैक डोर ओपन किया तो दानिश उसमें से बाहर निकला और सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर हॉल में इस वक्त विशाल सोफे पर लीन होकर बैठा हुआ था। नमन और रोहित उसके आसपास खड़े थे। वहां ध्रुव भी सोफे पर बैठा हुआ था। टेबल पर बहुत सारी फाइलें और लैपटॉप रखा हुआ था। इस वक्त विशाल के चेहरे पर गुस्सा था। ध्रुव भी खामोश था। वही नमन और रोहित भी बिल्कुल चुप थे, लेकिन वो दोनों बार बार गेट की तरफ देख रहे थे। तभी नमन ने धीरे से रोहित से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर विशाल सर को पता चल गया कि दानिश सर अंतरा को स्कूल ड्रॉप करने के लिए गए हैं, इसलिए उन्हें यहाँ आने में लेट हो गया, तो पता नहीं विशाल सर क्या करेंगे। इसके जवाब में नमन ने कहा, रोहित तुम घबराओ मत, मुझे लगता है दानिश सर सब संभाल लेंगे। उसने अभी ये कहा ही था कि तभी दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही वहां के ठंडे माहौल में एक अजीब सा बदलाव आ गया। विशाल गुस्से से गेट की तरफ देखने लगा जहां दानिश बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अंदर की तरफ आ रहा था। दानिश को देखते ही विशाल गुस्से से बोला, तो तुम्हें वक्त मिल गया अपने बाप के लिए। ये सुनकर दानिश ध्रुव के सामने वाले सोफे पर बैठ गया और लैपटॉप की तरफ देखकर बोला, डैड, क्या आप वाकई वो डील करने जा रहे हैं? उसकी डायरेक्ट ये बात सुनकर विशाल ने गुस्से के साथ कहा, दानिश, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं, पहले तुम मेरी बातों का जवाब दो। आखिर इतनी देर से कहां थे? तुम क्या कर रहे थे जो तुम्हें अपने बाप के लिए टाइम नहीं मिला? ये सुनकर दानिश ने फिर से कहा, वैसे भाई, क्या आप डैड की इस डील में हेल्प करवाएंगे? क्योंकि अभी मैं इसके बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इसमें डैड की कोई हेल्प नहीं करवा सकता, इसलिए नेक्स्ट टाइम से कोई भी मीटिंग हो तो मुझे बीच में ना बुलाया जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम की इस वक्त बहुत कमी है। ध्रुव उसे गुस्से से देखने लगा और विशाल की तरफ इशारा करने लगा, लेकिन दानिश अभी भी एक्सप्रेशन लेस था। तभी विशाल गुस्से से अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए बोला, बस करो दानिश। अब अगर तुमने मेरी बात को एक भी बार अवॉइड किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए।
ये सुनकर अब दानिश भी गुस्से से विशाल की तरफ देखकर बोला, डैड क्या चाहते हैं आप? मैं आपके हाथ की कठपुतली बन जाऊं? क्या आप मुझे अपना पपेट बनाना चाहते हैं जो आपके इशारे पर चले, आपके इशारे पर बोले, आपके इशारे पर खड़ा हो और आपके इशारे पर सारे काम करे? ये सुनते ही अब विशाल के भाव पूरी तरह बदल गए। वहां का माहौल एक पल के लिए गर्म हो गया। ध्रुव तुरंत अपनी जगह से उठा और दानिश की तरफ आते हुए बोला, दानिश तुम पहले शांत हो जाओ। दानिश गुस्से से बोला, भाई मैं डैड के इस टॉपिक को सुन सुनकर अब बोर हो चुका हूं, ये हमें क्या समझते हैं? ये जो कुछ भी कहेंगे हम वो करेंगे। तभी विशाल ने गुस्से के साथ कहा, बेटे हो तुम मेरे और अगर तुम अपने बाप का साथ नहीं दोगे तो किस बात के लिए तुम मेरे बेटे हो? ये सुनकर दानिश अब सार्कास्टिक होकर बोला, डैड जहां तक मुझे पता है जब से मैं समझदार हुआ हूं, फिर चाहे कितना भी, तब से मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूं, सारी बातें मान रहा हूं पर अब मुझे कुछ फ्रीडम चाहिए। हालांकि मैं ज्यादा फ्रीडम नहीं मांग रहा हूं आपसे पर मुझे कुछ फ्रीडम चाहिए जिससे मैं अपनी जिंदगी को अपने अकॉर्डिंग जी सकूं। फ्रीडम का नाम सुनते ही विशाल की आंखों में एक अलग ही एक्सप्रेशंस आ गए। वो गुस्से से अब दानिश की तरफ बढ़ा और उसने दानिश की कॉलर को पकड़ लिया। दानिश ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बुरी तरह बंद कर ली। इस वक्त उसके माथे की नसें उभरकर दिख रही थी। वही नमन और रोहित ने जैसे ही ये देखा वो तुरंत विशाल की तरफ बढ़े। विशाल गुस्से से नमन और रोहित को देखकर बोला, तुम दोनों मेरे नौकर हो या दानिश के? क्या तुम दोनों वाकई मुझे रोकने की कोशिश करोगे? ये सुनकर नमन और रोहित के कदम रुक गए। नमन ने हल्के गुस्से में कहा, बेशक से मैं आपका नौकर हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने वफादारी दानिश सर से निभाई है, इसलिए प्लीज आप हमारे सामने उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। तभी विशाल वापस से दानिश की कॉलर को और भी बुरी तरीके से पकड़कर बोला, बेटा है मेरा, इसे पैदा किया है मैंने, मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो इसके साथ करूंगा। अगर मैं तुम लोगों के सामने इसे मार दे दूं तब भी तुम लोग कुछ उखाड़ नहीं पाओगे मेरा। लेकिन इसके जवाब में अब रोहित ने गुस्से के साथ कहा, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे सामने तो आप दानिश सर को छू भी नहीं सकते। ये सुनकर अब विशाल के भाव पूरी तरह बदल गए। वहीं दानिश ने अब विशाल और रोहित को देखकर गुस्से के साथ कहा, क्या मैंने आप दोनों से कहा कि आप दोनों मेरे लिए बोलिए? ये सुनते ही रोहित ने कहा, लेकिन सर ये आपके साथ ऐसा। तभी दानिश ने अपना हाथ दिखाया जिसे देखकर रोहित और नमन फिर चुप हो गए। तभी ध्रुव आगे बढ़ा और बोला, डैड प्लीज शांत हो जाइए, इस तरह दानिश के ऊपर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है आपको शांति से सब कुछ समझना चाहिए। ये सुनकर विशाल ने गुस्से से दानिश की कॉलर को छोड़ दिया और बोला, ध्रुव इस लड़के को समझाओ, मुझे पता है अब ये जवान हो रहा है और जवानी में लड़कों का खून गर्म होता है। लेकिन यही उम्र होती है जब उन्हें संभाल कर चलना है और अगर ये इस उम्र में इस तरह बर्बाद होगा तो फिर हमारे इतने बड़े अंपायर को कौन संभालेगा? इसलिए इसे समझाओ कि ये मेरी बात माने और जब जब मैं मीटिंग के लिए बुलाऊं तो मेरे पास आए। ये कहकर वो गुस्से से वहां बने एक मिनी बार काउंटर की तरफ चले गए। वहीं दानिश अभी भी बस गुस्से के साथ चुपचाप खड़ा था। वो अभी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी उनके जाने के बाद नमन और रोहित तुरंत दानिश के पास आए और बोले, दानिश सर हमें माफ कर दीजिए, लेकिन वो भले ही आपके डैड है पर आपके साथ ऐसा बिहेव होते हुए हम नहीं देख सकते। इसके जवाब में दानिश ने अपनी कॉलर को ठीक किया और बोला, उन्होंने मुझे पैदा किया है और ये एहसान है उनका मेरे ऊपर, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता और ना ही आप दोनों को मैं कुछ कहने दूंगा, इसलिए आप दोनों इन सब से दूर रहिए। ये सुनकर नमन और रोहित चुप हो गए। वहीं ध्रुव जो ये सब कुछ सुन रहा था और देख रहा था वो आखिर में गहरी सांस लेकर दानिश से बोला, दानिश तुमने आज डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, तुम्हें पता है ना उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। ये सुनते ही दानिश ने भड़कते हुए कहा, उन्होंने जो कुछ भी किया है मुझे भी अच्छे से पता है और मैं उनका एहसान धीरे धीरे करके चुका रहा हूं और बड़े होने के बाद मैं जब उनका पूरा अंपायर संभाल लूंगा तो उनका एहसान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वो यही तो चाहते हैं मुझसे, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनके अंपायर को संभाल लूंगा और उनका कर्ज भी उतार दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं कुछ वक्त के लिए अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जीना चाहता हूँ। ये कहकर वो जाने लगा तो ध्रुव ने अब गुस्से के साथ कहा, क्या तुम अंतरा के साथ अपनी जिंदगी जीने के बारे में सोच रहे हो? क्या अंतरा के लिए तुम्हें फ्रीडम चाहिए दानिश? अंतरा का नाम सुनते ही दानिश के कदम अपनी जगह रुक गए। वही नमन और रोहित भी हैरान होकर दानिश को देखने लगे। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 33। 7 साल बाद। अब आगे। ये सुनते ही दानिश ने भड़कते हुए कहा, उन्होंने जो कुछ भी किया है मुझे भी अच्छे से पता है और मैं उनका एहसान धीरे धीरे करके चुका रहा हूं और बड़े होने के बाद मैं जब उनका पूरा अंपायर संभाल लूंगा तो उनका एहसान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वो यही तो चाहते हैं मुझसे, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनके अंपायर को संभाल लूंगा और उनका कर्ज भी उतार दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं कुछ वक्त के लिए अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जीना चाहता हूँ। ये कहकर वो जाने लगा तो ध्रुव ने अब गुस्से के साथ जवाब दिया, क्या तुम अंतरा के साथ अपनी जिंदगी जीने के बारे में सोच रहे हो?
क्या अंतरा के लिए तुम्हें फ्रीडम चाहिए दानिश? अंतरा का नाम सुनते ही दानिश के कदम अपनी जगह रुक गए। वही नमन और रोहित भी हैरान होकर दानिश को देखने लगे। जैसे ही ध्रुव ने कहा, दानिश ने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं। मुझे फ्रीडम चाहिए। आप उस लड़की के लिए समझ रहे हो या किसी और के लिए? ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गया। तो वहीं ध्रुव और नमन रोहित उसकी बात सुनते रह गए। उसके जाने के बाद ध्रुव रोहित और नमन की तरफ मुड़ते हुए बोला, क्या आप दोनों ने उसे लड़की को अडॉप्ट कर लिया? ये सुनते ही ये नमन ने कहा, हमने उसे अडॉप्ट कर लिया है और ये प्रोसीजर हमने अभी किया है। ये सुनकर ध्रुव में दांत पीसकर कहा, लेकिन आप दोनों ने अंतरा का फ्यूचर पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर अब नमन और रोहित को कुछ समझ नहीं आया। रोहित ने समझी में कहा, लेकिन ध्रुव सर जहां तक हमें पता है हमने तो अंतरा को एक नई जिंदगी दी है। वो जिंदगी जिसमें वो खुश रह सकती है। ये सुनकर ध्रुव ने गुस्से के साथ कहा, मेरा भाई पागल है। आई नो, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो किसी चीज का पागलपन कर लेता है, तो वो या तो उसे हासिल करता है या फिर उसे बर्बाद करके रख देता है और उसकी आंखों में मुझे अंतरा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पागलपन और बर्बादी दिखाई दे रही है। अभी वो छोटी है, इसलिए आप सबको ऐसा लग रहा है कि वो उसकी केयर कर रहा है और आगे चलकर उसका ध्यान रखेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होगी, दानिश की नजरों में उसके लिए पागलपन बढ़ता जाएगा और फिर आप दोनों को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, रोहित और नमन के भाव बदल गए। रोहित और नमन ने तुरंत घबराते हुए एक दूसरे को देखा। फिर तभी नमन ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दानिश सर अंतरा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो उसका बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि वो आज खुद उसे स्कूल ड्रॉप करने गए थे। इसलिए वो यहाँ मीटिंग में नहीं आ पाए। ये सुनकर ध्रुव ने सार्कास्टिक होकर कहा, जो इंसान अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को सिर्फ एक लड़की के लिए पोस्टपोन कर सकता है, सोचो आगे चलकर उसके लिए क्या क्या करेगा। देखो मैं बस इतना चाहता हूं कि इसमें किसी की खराबी ना हो, खासकर अंतरा की, क्योंकि दानिश के पास सब कुछ है। लेकिन अंतरा अभी बहुत इमेच्योर है। उसके पास तो अभी उतना दिमाग भी नहीं है। इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप दोनों ने उसे अडॉप्ट कर लिया है, तो ज्यादा से ज्यादा आप दोनों उसे अपने तक ही रखिए। मेरे भाई से उस लड़की को दूर रखिए। इसी में आपकी और अंतरा की भलाई है। इसी के साथ वो भी वहां से बाहर निकल गया। तो वहीं अब रोहित और नमन ये सब सुनकर काफी ज्यादा घबरा गए थे। वो दानिश के साथ पिछले 4 सालों से थे और इन 4 सालों में उन्हें दानिश का नेचर अच्छे से पता था। दानिश बढ़ती उम्र के साथ बहुत ज्यादा मैच्योर होता जा रहा था। इस उम्र में वो ऐसे ऐसे काम करता था जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता था। दुनिया वालों के सामने उसकी 2 पर्सनैलिटी थी। एक ऐसा लड़का जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने गिटार प्रैक्टिस में बिजी रहता है, और वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में एक ऐसा लड़का जो दरिंदगी करता है, और ये सारी बातें नमन और रोहित को अच्छे से पता थी। लेकिन इस वक्त वो दोनों अंतरा के लिए काफी ज्यादा डर रहे थे। तभी रोहित ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था दानिश सर जिस तरह अंतरा की केयर करते हैं, वो कोई भी नहीं करता, और उनके अचानक अंतरा का इस तरह केयर करना मुझे भी डरा रहा था, और अब देखो ध्रुव सर ने कहा भी दिया। अब हम क्या करेंगे? इसके जवाब में नमन ने कहा, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। क्योंकि हम दानिश सर को भी मना नहीं कर सकते। अगर हमने मना किया, तो फिर उल्टा हम पर ही प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए अब हमें कुछ ना कुछ सोचा होगा, जिससे कि हम अंतरा को भी सेफ रख सके और दानिश सर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुनकर रोहित ने चिढ़कर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दानिश सर अंतरा के लिए दिन पर दिन पागल होते जा रहे हैं। इसलिए हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। तभी नमन ने कहा, क्या हम अंतरा को यहां से कहीं और भेज दे? ये सुनते ही अब रोहित की भी आंखों में कुछ अलग भाव आ गए और वो दोनों ही अब एक दूसरे को देखकर कुछ प्लानिंग करने लगे। इधर दूसरी तरफ स्टडी रूम के अंदर विशाल के आंखों में शैतानियां दिखाई दे रही थी। वो गुस्से से कॉल पर बात करते हुए बोला, मुझे पता चल चुका है कि दानिश किस लिए ऐसा हो गया है, और अब जल्द से जल्द मुझे वो करना है जो मैं करना चाहता हूं। मैं अपनी साजिश को अंजाम दूंगा। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा किसी के लिए भी बर्बाद हो। मुझे उसे उस काम के लिए तैयार करना है जिस काम के लिए मैंने इतनी सारी प्लानिंग की है। उधर से आवाज आई, तो हम क्या करें? हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? इसके जवाब में विशाल ने गुस्से के साथ कहा, अगली प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की मौत होगी, और मुझे कल सुबह तक उसकी मौत की खबर चाहिए। उधर से फिर कॉल कट हो गया और इधर विशाल शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, दानिश मैं तुम्हारा बाप हूं। तुमने मुझे पैदा नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हें पैदा किया है। तुम चाहकर भी मुझसे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आज जो चालाकी तुम्हारे अंदर आई है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आई है, और अब इसी चालाकी में मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज को छीन जा रहा हूं। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। तुम्हें मैं आजादी कभी नहीं दूंगा।
ये कहते हुए वो किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। इधर दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में इस वक्त लीना साइड रोड पर अपने चेहरे पर दुपट्टा बांधे चुपचाप खड़ी थी और वो लगातार आसपास देख रही थी। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। कार को देखकर लीना की आंखों में चमक आ गई। वो सीधे उस कार की तरफ बढ़ी। तभी उस कार से किसी ने नोटों की गड्डी को उसके तरफ बढ़ा दिया। लीना ने जैसे ही उस नोटों की गड्डी को देखा, उसने तुरंत उसे अपने हाथ में ले लिया। फिर वो अपना सर झुकाकर बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई कि मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। कार में मौजूद इंसान ने कहा, तुमने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, वो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। बॉस तुम्हारे काम से बहुत खुश है। आगे भी तुम्हें काम के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए अपना मुंह बंद रखना। ये सुनते ही लीना के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, क्योंकि अब मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं। जिसके बाद वो कार वहां से चली गई। तो वहीं लीना हंसते हुए पैसे गिनने लगी। पैसे गिनते हुए वो खुद से बोली, अंतरा मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी और देखो मैंने अपना वादा निभा लिया। बहुत जल्द तुम इस दुनिया से विदा होने वाली हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। आखिर तुम इतनी छोटी बच्ची हो। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी तुम मेरी आंखों में हमेशा चुभती थी। तुम्हारी वजह से मैं कई बार अनाथ आश्रम से निकलते निकलते बच्ची हूं और उन सब का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। इसी के साथ लीना जोर जोर से हंसने लगी। इधर दूसरी तरफ अब तक शाम हो रही थी और अब स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी। सभी बच्चे वहां से बाहर निकल रहे थे और दौड़ते हुए अपने अपने मॉम डैड के पास जा रहे थे, जो उन्हें लेने के लिए आए थे। तो वही दृश्य और अंतरा भी एक साथ हाथों में हाथ लिए बाहर की तरफ निकल रहे थे। वो दोनों ही काफी क्यूट लग रहे थे और दोनों ही आपस में बातें करते हुए खिलखिला रहे थे। आसपास सभी बच्चे उन्हें घूर रहे थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अलावा किसी तीसरे से बात ही नहीं कर रहे थे और ना ही उनके ग्रुप में किसी तीसरे को आने दे रहे थे। पर तभी एक लड़की जाकर उनके आगे आगे खड़ी हो गई, जिसे देखकर अंतरा और दृश्य दोनों के कदम रुक गए। दृष्टि ने अपनी भौहें आपस में चढ़ाते हुए कहा, तुम हमारे रास्ते में क्यों आई हो? क्या तुम्हें घर नहीं जाना? तभी उस लड़की ने मुंह फुलाकर कहा, तुम दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? ये सुनते ही अंतरा और दृश्य दोनों की आंखें बड़ी हो गई। उन दोनों ने अपना सरनामे हिला दिया और दूसरे ही पल उस लड़की ने गुस्से के साथ कहा, अगर तुम दोनों मुझसे दोस्ती नहीं करोगे, तो मैं यही लोने लगूंगी और लॉकर टीचर से तुम्हारी शिकायत करूंगी। ये सुनकर अंतरा और दृश्य दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर तभी अंतरा ने गुस्से के साथ कहा, तुम हमसे जबरदस्ती फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। जब हमारा मन होगा तभी हम तुमसे फ्रेंडशिप करेंगे। अब हट जाओ हमारे रास्ते से। ये कहकर उसने झटके के साथ छोटी सी लड़की को अपने सामने से दूर धक्का दे दिया। वो लड़की लड़खड़ाकर नीचे गिर गई और अंतरा दृश्य को लेकर तुरंत गेट की तरफ भाग गई। इधर वो लड़की गिरते ही जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, मैं तुम दोनों से एक दिन दोस्ती जरूर करूंगी। इधर अंतरा और दृश्य दोनों ही गेट के बाहर आ गए। तभी दृश्य ने कहा, अंतरा तुम इस तरह सबसे लड़ाई मत किया करो। तुम्हें उस लड़की को इस तरह नीचे नहीं गिराना चाहिए था, उसे लग गई होगी। ये सुनकर अंतरा ने अब दृश्य को घूरते हुए कहा, तुम्हें इतना दूसरों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस लड़की ने जानबूझकर हमारे रास्ते को रोका था, इसलिए मैंने उसे सजा दी। ये सुनते ही दृश्य अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, क्या तुम भी भाई की तरह पनिशमेंट देने लगी हो? दानिश का जिक्र सुनते ही अंतरा का मुंह बन गया और उसने चिढ़कर कहा, वैम्पायर की तो बात ही मत करो। मुझे वैम्पायर के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। ये सुनकर दृश्य ने ना समझी में कहा, लेकिन क्यों? क्या उन्होंने कुछ किया तुम्हारे साथ? क्या उन्होंने तुम्हें वापस से पनिशमेंट दी? ये सुनकर अंतरा ने अपना छोटा सा सरनामे हिला दिया और मुंह फुलाकर बोली, नहीं उन्होंने मुझे पनिशमेंट तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने साले लास्ते मुझे अपने गोद में बिठाया, जबकि मुझे सीट पर बैठकर खेलना था और फिर सीट पर उछलना था। लेकिन उन्होंने मुझे उछलने कूदने नहीं दिया, चुपचाप अपने गोद में बिठाया। इसलिए मुझे वो पसंद नहीं और वो बात बात पर सजा देते हैं। इसलिए मुझे वो और भी ज्यादा नहीं पसंद और मैं उनकी बात भी नहीं करूंगी। ये सुनकर अब दृश्य हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मेरे भाई ऐसे ही है। ये सुनकर अंतरा उसे मुंह फुलाकर घूरने लगी। तभी वहां पर कार आकर रुकी। कार देखकर दृश्य ने अंतरा से कहा, अब मैं जा रहा हूं, कल फिर से स्कूल में मिलेंगे। ये सुनकर अंतरा ने मायूसी के साथ कहा, मैं तुम्हें मिस करूंगी। काश मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल पाती। ये सुनते ही दृश्य की आंखों के सामने विशाल का गुस्से भरा चेहरा आने लगा, जिसे सोचते ही उसने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे साथ घर नहीं चल सकती। पर प्रॉमिस करता हूं एक दिन तुम्हें मैं अपने साथ अपने घर जरूर लेकर जाऊंगा। फिर हम वहां खेलेंगे। अभी के लिए मैं जा रहा हूं, तुम भी घर चली जाना।
इसके बाद दृश्य अपनी कार से वहां से निकल गया और इधर अंतरा अब अकेली चुपचाप खड़ी थी और वहां सभी को आते जाते हुए देख रही थी। तभी उसने मुंह फुलाकर कहा, दोनों डैडी तो मुझे लेने ही नहीं आए। क्या मुझे अकेले घर जाना होगा? पल मुझे तो पता ही नहीं है कि घर कहाँ पल है, मैं किस रास्ते से आई थी। ये कहकर अब वो आसपास रास्ता ढूंढने लगी। रास्ता ढूंढते ढूंढते वो थोड़ी आगे बढ़ाई थी और वही उसके जाते ही एक कार आकर रुकी। कार से नमन बाहर निकले। नमन बाहर निकलते ही स्कूल के अंदर बढ़ गए और गेट कीपर से बोले, क्या अंतरा नाम की छोटी बच्ची अभी यहाँ से बाहर निकली थी? मैं उसका डैड हूँ और उसे पिक करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर गेटकीपर ने कहा, यहाँ से कई सारे बच्चे निकल रहे हैं और अभी सबके नए एडमिशन है, इसलिए हमें नाम नहीं पता। आप एक बार अंदर चेक कर लीजिए या फिर आसपास देख लीजिए। ये सुनकर नमन ने अपना सर हिला दिया और वो सबसे पहले स्कूल के अंदर चला गया। इधर अंतरा अभी भी रोड की तरफ इधर से उधर जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसे एक छोटा सा पप्पी रोड के बीचों बीच दिखा, जिसे देखकर वो तुरंत चहकते हुए उसके तरफ बढ़ गई। फिर वो क्यूटली उस पप्पी बोली, हेलो पप्पी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊं? मेरा घर बहुत बड़ा है, वहां मैं मेरे 2 डैडी और एक वैम्पायर के साथ रहती हूँ। ये कहते कहते हैं वो सीधे रोड के बीचों बीच आ गई और वो जैसे ही उस पप्पी को उठाने के लिए नीचे झुकी तभी एक जोरों से गुजरती कार ने उसे लगभग कुचल दिया। अंतरा की जोरदार चीख पूरे एरिया में गूंज उठी और नमन जो अभी अभी उस साइड आया ही था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो जोर से चिल्लाया, अंतरा तुम ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकती। इसी के साथ वो वहीं धम्म से जमीन पर गिर गया। 7 साल बाद क्या मर गई अंतरा? किसने किया अंतरा का ऐसा बुरा हाल? क्या जान पाएगा दानिश? कमेंट में बताना। अंतरा को मार डालूं या बचा लूं? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 34। दर्द भरी चीख। 7 साल बाद मुंबई। एक जंगल में इस वक्त आग लगी हुई थी। उस जंगल के बीचों बीच एक घर था। आग उस घर में लगाई गई थी, जिस वजह से वो पूरा जंगल जल रहा था। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था और इस वक्त उस घर के अंदर से किसी की चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस चीख को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के अंदर जलकर बुरी तरह तड़प कर मर रहा हो और इस जंगल के रोड साइड पर एक कार रुकी हुई थी। उस कार में मौजूद शख्स की आंखों में कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थी। वो दूर से ही उस जलते हुए घर को देख रहा था, जिसे देखकर उसने अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगा लिया और सर्द आवाज में बोला, मेरे साथ धोखेबाजी करने का यही अंजाम होगा। इसी के साथ विंडो बंद हो गई और वो कार वहां से तेजी के साथ निकल गई। इस वक्त दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस में इस वक्त काफी ज्यादा चहल पहल मची हुई थी। चारों तरफ तैयारी हो रही थी और वहां खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था। सुरेखा जी नौकरों से कुछ बात कर रही थी। तभी वहां पर रोली आई और मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कुछ देर पहले ध्रुव के पास कॉल किया था, उसने कहा कि वो शाम तक यहाँ जाएंगे। पूरे 7 सालों बाद में अपने बच्चों से वापस मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके जवाब में सुरेखा जी ने भी बहुत ही खुशी के साथ कहा, हाँ बहू, मैं भी अपने दोनों पोतों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। आखिरकार वो दोनों वापस आ रहे हैं। मैं बता नहीं सकती कि दोनों के लिए मैं कितना सादा तड़पती हूँ। लेकिन तभी से रेखा जी ने आसपास देखकर कहा, दृश्यम कहाँ है? ये सुनकर रोली ने कहा, सीवो तो अभी तक सो रहा है। सुरेखा ने कहा, तुम्हें पता है ना कि अभी अगर उसका बाप आ गया तो उसे इतनी देर तक सोते देख बहुत डांटेगा। जाओ जाकर उसे जल्दी से जगा दो। इसके जवाब में रोली ने कहा, कल रात को वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, मुझे लगता है कि उसे मुझे सोना देना चाहिए। इसके जवाब में रेखा जी ने कहा, बहू, मुझे उसके सोने की फिक्र नहीं है, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है विशाल किस तरह का इंसान है। ध्रुव और दानिश ऐसी चीज करे तो उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दृश्यम उसके किसी भी नियम को मानने से इनकार करता है तो वो बहुत नाराज हो जाता है। उसे पसंद नहीं है देर तक सोना, इसलिए जाओ जाकर उसे जगा दो विशाल के आने से पहले। ये सुनकर रोली ने अपना सर हिला दिया। वो वहां से जाने लगी, लेकिन तभी वो कुछ सोचकर रुक गई और हिचकिचाते हुए बोली, वैसे मॉम, क्या आपको लगता है कि 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बाद विशाल जी और अभी रोली आगे बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सुरेखा जी ने कहा, इन 7 सालों में मैं हर रोज मंदिर इसलिए जाती थी जिससे कि मैं भगवान के सामने प्रार्थना कर सकूं, उनसे मांग सकूं कि वो कुछ दे या ना दे मुझे, लेकिन मेरे बेटे और मेरे पोते के बीच सब कुछ ठीक कर दे, क्योंकि 7 साल पहले जो हुआ था उसके बाद से तो मेरी आत्मा ही कांप जाती है। वो सब कुछ सोचकर इसलिए मैं भगवान से हमेशा मांगती रहती हूँ कि अब जब वो 7 साल बाद वापस लौट रहा है तो सब कुछ अच्छा रहे। ये सुनकर रोली ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 7 साल पहले दानिश ने जो किया था उसके बाद वो जब यहाँ वापस आएगा तो वो विशाल जी से पहले के जैसे बिहेव करेगा। आपको याद है ना कि उसने किस तरह पूरे मीडिया और पूरे सोसाइटी के सामने विशाल जी से रिश्ता तोड़ा था और विशाल जी ने किस तरह उसे जबरदस्ती इंडिया से दूर लॉस एंजलिस पढ़ाई के लिए भेज दिया था। उस दिन के बाद से आज का दिन है जब हमें दानिश की कोई खबर मिली है।
7 सालों में मैं तो भूल ही गई कि मेरा कोई बेटा भी है। आज तक उसने ना तो हमारे पास कोई कॉल किया और ना ही अपनी खबर हम तक पहुंचाए। अगर ध्रुव उसके साथ ना होता तो हमें पता भी ना चलता कि मेरा बेटा जिंदा भी है। ये कहते हुए रोली की आंखों से आंसू निकल आए। सुरेखा जी की भी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने कहा, जो भी मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझती हूँ, 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ था मुझे आज भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों दानिश ने इस तरह विशाल से सारे रिश्ते तोड़ लिए? और क्यों विशाल ने उसे समझने की भी कोशिश नहीं की? और क्यों विशाल ने उसे हम सबसे दूर भेज दिया? आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई है। इसके जवाब में रोली ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तो आज तक आपके बेटे ही समझ नहीं आए, वो कब क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सब कुछ मेरे सोच से भी परे है, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि अब जब मेरा दानिश 7 साल बाद वापस आ रहा है तो विशाल जी उसके साथ अच्छे से बिहेव करें। तभी पीछे से आवाज आई, वो बेटा है मेरा, कोई दुश्मन नहीं है जो मैं उसके साथ दुश्मनों जैसा बिहेव करूंगा। उस आवाज को सुनते ही सुरेखा एकदम से पीछे मुड़कर देखने लगी तो वही रोली एक पल के लिए घबरा गई। इस वक्त विशाल गुस्से के साथ खड़ा था। विशाल को देखकर रोली ने हकलाते हुए कहा, वो विशाल जी मैं तो बस। तभी विशाल ने गुस्से के साथ कहा, औरत हो औरत बनकर रहो, ज्यादा मर्द बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा काम है सिर्फ बच्चे पालना और घर के काम करना, इससे ज्यादा मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और क्या तुम मेरी माँ को बता रही हो कि मैं किस तरह का हूँ? क्या तुमने कभी खुद को देखा है? एक बेटी मांगा था तुमसे, वो तो मुझे दे नहीं पाई और अब यहाँ बैठकर मेरी ही सिक से मेरी बुराई कर रही हो। दफा हो जाओ मेरी नजरों से और जाकर अपने लाडले बेटे को जगाओ जो अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। उसकी ऐसी फटकार सुनकर रोली की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपना सर हिला दिया और वो जल्दबाजी के साथ वहां से लगभग दौड़ते हुए दृश्यम के कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर सुरेखा ने विशाल को देखकर कहा, विशाल ये तुम कैसे बात कर रहे हो रोली से? तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। ध्रुव 23 साल का हो गया है और दानिश 21 साल का हो गया है, दृश्यम भी 12 साल का हो चुका है। तीन तीन बच्चे इतने बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी तुम अभी भी इस तरह से रोली के साथ बर्ताव रखते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे जाकर माफी मांग लेना चाहिए। ये सुनकर विशाल ने गुस्से के साथ कहा, पहले एक बार तो आपने ऐसी बेवकूफ औरत को मेरे गले बांध दिया और अब आप कह रही है कि मैं जाकर उससे माफी मांगू। आखिर क्यों मांगू मैं उससे माफी? क्या है उसके अंदर? एक बेटी मुझे दे नहीं पाई और अकड़ ऐसी दिखती है जैसे कहीं की महारानी हो। और जहां बात रही दानिश और मेरे रिश्ते की तो मैं उसका बाप हूं और वो मेरा बेटा है। जैसा मैं कहूंगा वो वैसा ही करेगा, इसलिए आप सबको हम दोनों के मैटर के बीच आने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहां से सीधे अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। तो वही सुरेखा ये सब कुछ बस सुनती रह गई, लेकिन तभी उन्होंने ना समझू में खुद से कहा, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि मेरे बेटे को आखिर लड़की क्यों चाहिए। इंसान यहाँ बेटे के लिए इतनी मिन्नतें करते हैं, लेकिन इसके पास 3 बेटे हैं पर फिर भी इसे सिर्फ और सिर्फ बेटी चाहिए। ऐसा क्यों? आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई। और तो और जैसे अडॉप्ट करने के लिए हमने सोचा था उसे भी उसने आखिर में अडॉप्ट करने से मना कर दिया। अब पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है और ये ऐसा क्यों कर रहा है। ये सब कहते हुए वो अब गहरी सांस ली तो पीछे से आवाज आई, आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे, आप अभी परेशान मत होइए। विवेक जी की आवाज सुनकर सुरेखा उनके तरफ मुड़ी और बोली, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल जाए। वैसे आज हमारे दोनों पोते वापस आ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराए तो विवेक जी ने भी गर्व से कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ अपने दोनों पोते को वापस देखकर, अब बस सब कुछ अच्छा रहे और वो हमेशा से अब यही रहे। इसके जवाब में सुरेखा जी ने भी अपना सर हिला दिया, जिसके बाद वो दोनों एक साथ गार्डन की तरफ निकल गए। इधर दूसरी तरफ रोली इस वक्त दृश्यम के कमरे के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसने किसी तरह अपने आंसू को कंट्रोल किया और बोली, नहीं मुझे इतना नहीं रोना। अगर मैं इस तरह रोते हुए दृश्यम के सामने गई तो वो बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि बढ़ते उम्र के साथ वो बहुत सेंसिटिव हो गया है। वो मेरे आंखों में एक भी आंसू देखकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, इसलिए मुझे खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। ये सब कहते हुए वो सीधे अंदर के तरफ जाने लगी, लेकिन वो अभी अंदर बढ़ पाती उससे पहले गुस्से भरी आवाज आई, मेरे साथ पहले कमरे में चलो। इस आवाज को सुनते ही रोली के कदम फिर से रुक गए। रोली ने पीछे मुड़कर देखा तो इस वक्त विशाल खड़े थे। विशाल को देखकर रोली ने हिचकिचाकर कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि मुझे पहले दृश्यम को जगाना है। ये सुनकर विशाल गुस्से से आ बढ़ा। उसके कलाई को पकड़कर बोला, लेकिन अभी मैं तुमसे कमरे में चलने के लिए कह रहा हूँ। रोली को कहीं ना कहीं पता था कि कमरे में क्या होने वाला है, जिस वजह से उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसने कहा, मुझे अभी मैड के साथ मंदिर में भी काम करवाना है, प्लीज जो भी करना होगा हम रात को कर लेंगे, अभी सुबह सही नहीं है। ये शंकर विशाल ने दांत पीसकर कहा, तुम मुझे मना करोगी? ये सुनकर रोली खामोश हो गई।
वो खुद को हेल्पलेस महसूस करने लगी। विशाल उसे खींचते हुए कमरे में लेकर आया और बोला, मुझे मना करने से पहले अपनी औकात देख लिया करो। ये सुनकर रोली की आंखों में फिर से आंसू भर गए। उसने अब कुछ नहीं कहा। विशाल ने उसे बेड पर पटक दिया। वो उसके साथ अपनी मनमानी करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद उसने उसे किसी गंदगी की तरह छोड़ दिया और उठकर वॉशरूम में चला गया। रोली ने अपने आप को किसी तरह संभाला। उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया और थकान भरी आवाज में रोते हुए बोली, मुझे पता है मेरी औकात कुछ भी नहीं है आपके सामने, लेकिन आप जिस तरह मेरे साथ जानवरों के जैसे बर्ताव करते हैं, एक दिन मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। लेकिन तभी उसने खुद पर ही हंसते हुए कहा, पर मैं जाऊंगी कहाँ? ना तो मेरी कोई फैमिली है और ना ही मेरा कोई अपना कहने वाला, जो भी है सब यही है, पर मैं अपना दर्द और तकलीफ किसे बताऊं? दृश्यम भी बहुत छोटा है, वो 12 साल की उम्र में इतना समझदार नहीं है। ध्रुव उसे चाहकर भी मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि उसे जब भी मैं गलती से भी कुछ बता देती हूँ वो तुरंत विशाल से लड़ने चला जाता है। मैं नहीं चाहती कि ध्रुव और विशाल के बीच कोई लड़ाई हो, वो भी मेरी वजह से। और अब बचा दानिश, मुझे तो लगता ही नहीं कि दानिश मेरा बेटा है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे पैदा ही नहीं किया है। वो तो बस ऐसे ही मेरी जिंदगी में आ गया। उसके मुंह से मुझे लगभग 7 साल हो गए अपने लिए मॉम शब्द सुने। कहने को मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन तीनों में से मैं किसी से अपना दुख तकलीफ नहीं बांट सकती। काश मेरी जिंदगी में ऐसा कोई होता जिससे मैं ये सब कुछ बता सकती कि मैं कितने दर्द में हूं, मेरे साथ क्या क्या होता है बंद कमरे में। ये कहते हुए वो सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और गुस्से से विशाल ने कहा, ये रोना धोना बंद करो, जाओ जाकर अपने बेटे को जगाओ, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खानदान के तीनों बेटे सामने रहेंगे, जिसमें से तीसरा तुम्हारा बेटा ही है, इसलिए उसे टाइम पर रेडी कर देना। ये कहकर विशाल क्लोजेट में चला गया। तो वही ये सब सुनकर आप रोली ने खुद को किसी तरह संभाला और वो लड़खड़ाते कदमों के साथ वॉशरूम में चली गई। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 35, दानिश की हैवानियत। अब आगे कुछ देर बाद रोली रेडी होकर वापस से नीचे आई तो उसकी नजर हॉल में चली गई, जहां सोफे पर इस वक्त उसे दृश्य बैठा दिखाई दिया। दृश्य को वहां देखकर रोली उसके पास गई और बोली, दृश्य बेटा, क्या तुमने नाश्ता किया? दृश्य रोली की आवाज सुनकर उसके तरफ मुड़ा। दृश्य, जो उम्र के साथ काफी ज्यादा हैंडसम हो चुका था, उम्र उसकी सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन उसकी हाइट काफी लंबी थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही अट्रैक्टिव एक्सप्रेशंस थे। लेकिन इस वक्त वो चिढ़ा हुआ था। उसने रोली को घूरते हुए कहा, मॉम, आपने सुबह सुबह मुझे जागा तो दिया, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? कब से मैं नीचे आकर सिर्फ यहीं पर बैठा हुआ हूं। एटलीस्ट वीकेंड के दिन तो मुझे ठीक से सोने दिया करिए। इसके जवाब में रोली अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही गुस्से भरी आवाज आई, सारी जिंदगी सोने में ही बिताना है क्या तुम्हें? उस आवाज को सुनते ही दृश्य एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया और वो बिल्कुल पोजीशन के साथ खड़े होते हुए सामने देखने लगा, जहां विशाल नीचे की तरफ आ रहे थे। तो वहीं विशाल को देखकर रोली अभी खामोश थी। तभी विशाल गुस्से से दृश्य की तरफ आए और बोले, तुम्हारी उम्र क्या है? दृश्य ने तुरंत जवाब दिया, इस बार 12 ईयर्स का हो गया हूं मैं। विशाल ने बिना किसी भाव के साथ कहा, 12 साल की उम्र में मैंने बिजनेस की पढ़ाई शुरू कर दी थी, और मैं ही क्या, तुम्हारे दोनों भाई 10 साल की उम्र से बिजनेस की पढ़ाई शुरू कर चुके थे। लेकिन अभी तुम अपनी ही पढ़ाई खत्म नहीं कर पा रहे हो, तो बिजनेस की पढ़ाई कब करोगे? उनकी आवाज काफी तेज थी, जिस वजह से आसपास गुजर रहे नौकर भी एक पल के लिए दृश्य को देखने लगे। दृश्य ने अपने हाथों की बहुत ही ज्यादा कसकर मुठ्ठियां बंद कर ली थी, जिससे उसके नाखून उसके हथेली में चुभ रहे थे और कुछ ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही बुरे तरीके से खुद को संभाल रहा हो। रोली ये सब कुछ देख रही थी। इन सब में कुछ नया नहीं था, इसलिए वो चाहकर भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। अधिकतर विशाल सुबह सुबह दृश्य को डांटा करते थे, और जब भी कोई मौका मिलता था तो वो उसे ताने मारने में भी पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि अभी उसकी उम्र से 12 साल की थी। 12 साल की उम्र में बच्चे अपनी जिंदगी में मौज मस्ती करते हैं, लेकिन दृश्य 12 साल की उम्र से ही रिस्पॉन्सिबल बन रहा था। अपने स्कूल में वो हमेशा से टॉप करता था, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स से विशाल खुश नहीं रहते थे, और टॉप करने के बावजूद भी उन्होंने कभी उसकी तारीफ तक नहीं की। ये बात दृश्य को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाती थी, और वो हमेशा रोली से इन सब की शिकायतें भी करता था। लेकिन रोली चाहकर भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, और इस वक्त भी वो सिर्फ देख रही थी किस तरह उसका बेटा खुद को काबू कर रहा था। तभी विशाल ने दांत पीसकर कहा, अब तुम्हारे मौज मस्ती करने की उम्र खत्म हो गई है। अब तुम अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ पर आ चुके हो, जहां पर तुम्हें अभी से ही अपने करियर के बारे में सोचना होगा। क्या तुमने कभी ओबरॉय खानदान के बिजनेस के बारे में जाना है? क्या तुम्हें पता है हमारे पास कितनी फैक्ट्रीज है, कितने मॉल है, कितने अस्पताल है, कितने होटल हैं और कितनी कंपनी है? क्या तुम्हें आइडिया है इन सब के बारे में?
इसके जवाब में दृश्य ने अपना सिर हिला दिया। ये देखकर विशाल ने गुस्से के साथ कहा, जब तुम वीडियो गेम से फुर्सत पाओगे तभी तो तुम ये सब कुछ जानोगे। सोचो तुम इस घर के सबसे छोटे बेटे हो, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे बाप का बिजनेस कितना फैला हुआ है। पता नहीं तुम आगे कैसे मेरा बिजनेस संभालोगे। अब तो मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें अपना मैं बिजनेस दूं या नहीं। जब तक तुम जिम्मेदार नहीं हो जाते तब तक तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये कहकर वो गुस्से से वहां से जाने लगे। लेकिन तभी दृश्य जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया उसने आखिर में कह दिया, डैड सॉरी, पर मुझे आपका बिजनेस चाहिए भी नहीं। मैं सिर्फ अपनी मॉम के साथ रहना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे ना तो आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है और ना ही आपकी जमीन जायदाद में। ये सुनते ही रोली डर गई और वो तुरंत दृश्य के पास आते हुए बोली, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो। रोली को पता था कि विशाल गुस्से में दृश्य के ऊपर हाथ भी उठा देता था, इसलिए उसे बहुत डर लग रहा था। तो वही विशाल ने जैसे ही दृश्य की ये बात सुनी उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। वो गुस्से से दांत पीसते हुए पीछे मुड़े और दृश्य को ऊपर से नीचे तक देखकर बोले, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। ये सुनकर दृश्य ने वापस से धीरे से कहा, मैं आपका बेटा हूं और यही मेरी औकात है। ये सुनते ही विशाल गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, रोली अपने बेटे को चुप करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इसके लिए। जो तुमने इसे जवाब देना सीखा दिया है, इसकी सजा तुम्हें ही मिलेगी। ये सुनते ही रोली के हाथ पैर कांपने लगे। वो तुरंत दृश्य को पकड़कर कमरे की तरफ लेकर जाते हुए बोली, प्लीज आप इस पर गुस्सा मत कीजिए। ये अभी बच्चा है, समझदार नहीं है, मैं इसे समझा दूंगी, प्लीज आप शांत हो जाइए। ये सुनकर विशाल ने बिना किसी भाव के साथ कहा, तुम्हें इसे समझाना ही होगा, वरना एक बार अगर मैंने इसे पॉकेट मनी देना बंद किया तो ये कहीं का नहीं रह जाएगा। ये शायद भूल जाता है कि इसके नाम के पीछे ओबरॉय नाम जुड़ा हुआ है। इसे जो इतनी ज्यादा छूट मिली है, इतना अच्छा लाइफस्टाइल मिला है, इसीलिए ये इतना बढ़ गया है। लेकिन इसे कम करो, वरना मैं। ये कहते कहते विशाल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और गुस्से से वहां से चला गया। इधर रोली गुस्से से दृश्य को कमरे में लेकर आई और वो उसके चेहरे पर एक जोरदार चांटा मार दी। दृश्य का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। उसने गुस्से के साथ अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली और आंखों के कोने उसके लाल हो गए थे, जहां किसी भी वक्त आंसू गिर सकते थे। लेकिन उसने अपने आंसुओं को गिरने नहीं दिया। वो सार्कास्टिक होकर बोला, अपने पति की गलती की सजा आप हमेशा मुझे क्यों देती है मॉम। जब भी आपके पति मुझे कुछ गलत बोलते हैं, आप सीधे मुझे मार देती है। तभी रोली की आंखों से आंसू निकल आए और वो दृश्य के सीने पर मारते हुए बोली, क्यों नहीं समझते तुम मेरी बात। जब भी मैं तुम्हें कुछ भी समझती हूँ तो तुम क्यों उसे नहीं मानते। क्यों तुम हर वक्त विशाल जी से लड़ाई करने पर तुले हुए होते हो। तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा डरती हूं जब तुम्हारी उनसे बहस होती है। तभी दृश्य ने उनके दोनों हाथ को पकड़ लिया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। रोली अब सिसकने लगी। तभी दृश्य ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे पता है मॉम, इस घर में सबसे ज्यादा सिर्फ आप ही मुझसे प्यार करती है। डैड को देखकर तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे डैड तो मुझसे कोई प्यार ही नहीं करते। मैं तो खुद को इस घर पर बोझ समझता हूँ, लेकिन मैं हर बार उनके ताने नहीं सुन सकता। इसलिए प्लीज आप मुझे मत रोका कीजिए। अभी जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर रोली गुस्से से उससे अलग हुई और बोली, क्या संभाल लोगे तुम। क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ है। उसने भी तुम्हारे डैड के खिलाफ जाने की कोशिश की थी और आखिर में तुम्हारे डैड ने उसके साथ क्या किया। क्या तुम भूल गए थे। ये सुनते ही दृश्य चुप हो गया। उसके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था। तो वहीं रोली ने अब अपने आंसू को साफ करके कहा, तुम्हारे डैड कोई आम इंसान नहीं है। मेरी नजरों में तो वो बहुत खतरनाक है। जब उन्होंने तुम्हारे दानिश भाई को जबरदस्ती यहां से दूर भेज दिया तो तुम्हारी क्या ही औकात है उनके आगे। अगर तुमने उनके खिलाफ दानिश की तरह जाने की कोशिश की तो वो तुम्हारे साथ भी यही करेंगे और अगर तुम मुझसे दूर गए तब तो मैं मर जाऊंगी बेटा। मैं नहीं जी पाऊंगी। एक तुम ही हो जो मेरे सहारा बने हुए हो। मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने डैड से लड़ाई करना बंद कर दो, वरना वो तुम्हें भी मुझसे दूर भेज देंगे। ये कहते कहते रोली ने अपने हाथ जोड़ लिए तो वही ये सब देखकर दृश्य ने गुस्से से उनके हाथों को पकड़ लिया और बोला, इनफ मॉम, आप इतना ज्यादा क्यों डरती है डैड से। अगर आज आप उनके खिलाफ जाकर हमारे साइड में कुछ बोलती है तो उनकी हिम्मत नहीं होगी हमारे लिए कुछ भी ऐसे फैसले लेने की। यू नो वॉट, दानिश भाई आपसे क्यों नाराज है। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है। उन्होंने क्यों इतने सालों में आपसे बात तक नहीं की। ये सुनकर रोली ने दर्द भरी स्माइल के साथ कहा, क्योंकि वो मुझे अपनी मां मानता ही नहीं है। ये सुनकर दृश्य ने अपना सरना में हिला दिया और गुस्से से बोला, नहीं बल्कि सच तो ये है कि आप बहुत ज्यादा डरती है डैड से। आपने कभी अपने बच्चों के लिए स्टैंड नहीं लिया।
उन्होंने दानिश भाई के साथ 7 साल पहले जो कुछ भी किया, अगर आपने दानिश भाई का साथ दिया होता तो आज वो हम सबसे इतनी दूर नहीं होते। सच तो ये है कि वो आपसे इसी वजह से नाराज है, क्योंकि आपने कभी डैड के खिलाफ जाने के बारे में नहीं सोचा। आप हमेशा उनसे डरती रही और उनसे डरकर सिर्फ चुप रही। यही कमी है कि वो आपसे बात भी नहीं करते, और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन मैं भी आपसे इसी तरह दूर चला जाऊंगा। ये कहकर वो गुस्से से वहां से बाहर निकल गया। तो वही रोली ने जैसे ही ये सुना वो एकदम से टूट गई। उसकी आंखों में जो आंसू बचे हुए थे वो फिर से उसके गाल पर गिर गए। वो सिसकर बोली, मुझे पता है मैं काया हूं। मुझे पता है बेटा, मैं एक अच्छी मां नहीं हूं तुम सबकी, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारे बाप के खिलाफ नहीं जा सकती। ये कहते हुए वो वहीं जमीन पर ही बैठ गई और रोने लगी। तभी वहां पर एक आवाज आई, रोली बेटा, क्या आज फिर से मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? उस आवाज को सुनते ही रोली एकदम से चौंक गई। उसने तुरंत गेट के तरफ देखा तो वहां पर विवेक जी खड़े थे। विवेक जी को देखते ही रोली का चेहरा पूरी तरह मायूस हो गया, लेकिन उसने खुद को किसी तरह कंट्रोल किया और अपनी जगह से उठाते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है डैड। लेकिन तभी विवेक उसके पास आए और उसे प्यार से नीचे से उठाते हुए बोले, तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे की रंगत ही बता रही है कि विशाल ने फिर से तुम्हारे साथ कुछ किया है। ये सुनते ही अब रोली बिल्कुल खामोश हो गई। इधर दृश्य सीधे पैलेस के बैकयार्ड में आया। वहां पर एक झूला लगाया गया था। दृश्य उस झूले पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके झूले पर झूलने लगा। अधिकतर वो जब उदास होता था या परेशान होता था तो यहीं पर आ जाता था। वहां का गार्डन एरिया बहुत खूबसूरत था, जिसमें एक अलग ही शांति मिलती थी। वो अपनी आंखें बंद किए अभी भी उसी तरह बैठा हुआ था। फिर तभी उसने खुद से कहा, अंतरा तुम कहाँ चली गई? काश तुम मेरे साथ होती। एट लिस्ट मैं किसी से तो अपने दिल की बात कह पाता। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। पर आई प्रॉमिस मैं एक दिन तुम्हारे मर्डर का जरूर पता लगवाऊंगा। जिस किसी ने भी तुम्हें मारा है मैं उसे बड़ा होने के बाद छोड़ूंगा नहीं। तुम पहले ऐसी लड़की थी जिसने मुझे दोस्ती का एहसास दिलाया था। आज तक तुम्हारे अलावा मैंने किसी से दोस्ती नहीं की, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम एक न एक दिन जरूर वापस आओगी। लेकिन कब? इसी सवाल के साथ उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। इधर दूसरी तरफ बर्लिन जर्मनी, नाइट टाइम। आसमान को छूती उस बिल्डिंग के सबसे ग्राउंड एरिया में इस वक्त एक चीख सुनाई दे रही थी। वो चीख काफी ज्यादा खतरनाक थी। उस चीख को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को बुरी तरह मारा जा रहा हो। वहां काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक डिम लाइट ऑन थी। उस डिम लाइट में 4 काले कपड़ों में इंसान दिखाई दे रहे थे, जो अपने बीचों बीच बैठे एक इंसान को काफी बुरे तरीके से मार रहे थे। वो इंसान अपना सिर नीचे झुकाए हुए था और वो बस दर्द में चीख रहा था। तभी काले कपड़े में मौजूद इंसान ने दूसरे इंसान से कहा, हम इसे पिछले 3 घंटे से मार रहे हैं, पर यह है कि कुछ उगलने को तैयार ही नहीं है। क्या हमें बॉस को बुला लेना चाहिए? तभी उस काले कपड़ों में मौजूद इंसान ने गुस्से के साथ कहा, बॉस को हम यहां बुलाकर क्या जवाब देंगे? यही कि हमें कुछ पता ही नहीं चला और उसके बाद बॉस हमारी क्या हालत करेंगे। क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? ये सुनकर वो आदमी चुप हो गया और एक बार फिर से उस इंसान को मारना शुरू कर दिया। वो इंसान दर्द में बुरी तरह तड़पने लगा। फिर तभी कोई दौड़ते हुए वहां आया और घबराते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम सब? छोड़ो उसे, मैंने कहा छोड़ो उसे। उस इंसान को देखते ही वो सभी गार्ड्स एक एक करके साइड हटने लगे। वो आदमी दौड़ते हुए उस इंसान के पास आया, जो अब अधमरा हो गया था। वो आदमी उस इंसान को इस तरह दर्द में देखकर उसके चेहरे को दबाते हुए बोला, रोहित, रोहित क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके? रोहित अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी एक गार्ड ने गुस्से के साथ कहा, हमें बॉस का ऑर्डर है, आप हट जाइए हमारे रास्ते से। ये सुनते ही नमन गुस्से के साथ चिल्लाकर बोला, अगर अब तुमने रोहित को हाथ भी लगाया तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूर हो जाओ उससे। तुम सब उसे किसी जानवर की तरह पीट रहे हो। क्या तुम सब उसे मारना चाहते हो? तभी वहां पर एक डरावनी आवाज आई, नमन अंकल यू आर राइट। इस आवाज को सुनते ही नमन के भाव पूरी तरह बदल गए और वही रोहित जो हल्की हल्की सांस ले रहा था उसकी आंखों में भी एक डर आ गया। वो दोनों एक साथ अंधेरे की तरफ देखने लगे जहां से अब एक डरावनी हंसी गूंज उठी। हा 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 हा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।